तो नेक्स्ट हम लोग केस देखने जा रहे हैं बाइसिकल राइडर का। बाइसिकल राइडर का ये जो केस है, मतलब किसी भी टू व्हीलर के लिए अगर हम लोग बात करें तो सब पर एप्लीकेबल होगा। तो टू व्हीलर का जो केस रहता है उसमें जैसे हम लोगों ने देखा था बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में आपको वहां पर क्या बताया गया था कि अगर इस तरह से हम बैंकिंग कर देते हैं टर्न पर, ठीक है, तो जो फोर व्हीलर्स होते हैं वो जब इसके ऊपर जाते हैं यहाँ पर, मतलब इससे क्रॉस करते हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो व्हीकल होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, मतलब जैसे अगर वो टर्न पर ऐसे जा रहे होंगे तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर उनको एक इंक्लाइनेशन मिल जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं जा रहा है, ये अगला पहिया पिछला पहिया नहीं, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? तुम यही जान रहे हो हम ऐसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे मान ले पीछे से देख रहे हैं तो पीछे वाले ही दोनों पहिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना इस तरह से टर्न पे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक इंक्लाइनेशन इसको मिल जाता है और ये इसे हेल्प कर देता है और आराम से टर्न कर जाता है बिना फ्रिक्शन पर डिपेंड हुए। और अगर फ्रिक्शन भी थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है कम हुई तो फ्रिक्शन भी काउंट कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल स्पीड का केस आ जाता है। लेकिन जो टू व्हीलर्स होते हैं तो उनमें जो पहिया होता है बस उतनी समझ लो उसकी चौड़ाई है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो पहिया यहाँ पर अगर है, ठीक है, इस लोकेशन पर है तो वो इतनी दूर में ही तो होगा, कोई बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े पहिए तो होते नहीं, इतने बड़े बड़े चौड़े पहिए हैं वो लगा दिए गए वहां पर बाइक में, तो उसका पहिया होता है छोटा सा पतला सा। तो अगर वो पतला पहिया है तो वो थोड़ी दूर में ही रहेगा। और हमें पता है कि जैसे अगर ऐसे यहाँ पर इंक्लाइनेशन है तो अगर आप एक छोटी सी डिस्टेंस में हैं तो आप उसे जस्ट क्या देखेंगे, फ्लैट कंडीशन, तो इसका मतलब उसको इस तरह से इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ज्यादा। इसीलिए जो टू व्हीलर्स होते हैं वो जब टर्न पर जाते हैं तो वहां पर वो झुक जाते हैं एक साइड में। जैसे इसमें से बहुत सारे लोग चला लेते होंगे बाइक और साइकिल वगैरह, तो अगर आप एक सर्कुलर टर्न लेते हैं तो सर्कुलर टर्न पे आप हल्का सा अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे जा रहे हैं ऐसे मोड़ दिया, तो ऐसे मोड़ोगे तो इधर गिरोगे जाके, करके चाहे देख लेना एक्सपेरिमेंट। तो आप हल्का सा टर्न करते हैं अंदर की तरफ और उसके बाद आप ऐसे यहां पर आराम से सेफली क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें यहां पर ये नहीं देखना है, मतलब ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वही है बैंकिंग वाला ही फॉर्मूला है कि हम वर्टिकल से कितना झुकेंगे, ठीक है, वो तो हम यहां से याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं कि अगर ये पर्सन बिना झुके हुए यहां पर टर्न ले ऐसे, ठीक है, तो बिना झुके हुए अगर टर्न लेगा तो ये गिर जाता है। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं और ऐसे आप मोड़ दो तो आप गिरोगे जाके बाहर की तरफ, 100% गिरना ही है। तो क्यों गिर जाते हैं? और जब हम अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं तब उस कंडीशन में ऐसा क्या होता है, जैसे इसने यहां पर टर्न लेते समय अपने आप को वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुका लिया ऐसे, तो अगर ये थीटा एंगल पर झुक गया तो इस कंडीशन में ऐसा क्या हो जाता है कि हम बाहर नहीं गिरते, मतलब हम नहीं गिरते, आराम से सेफली क्रॉस कर ले जाते हैं। और अगर हम ऐसे सीधे सीधे जाते हैं तो हम गिर जाते हैं यहाँ पर। तो यही हमें समझना है। तो कितना झुकना है वो तो याद हो जाएगा, v²/r, लेकिन क्यों ऐसा होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, यानी कि इसका पूरा डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं ये बिना झुके हुए यहाँ पर टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कुलर टर्न, क्योंकि पुष्पा देख कर आ रहे थे, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर आएंगे, तो इस कंडीशन में ऐसा क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर गिर जाएंगे, तो हमें यही यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 4 फोर्स हमें दिखाए गए। एक तो जब कोई भी सर्कुलर टर्न लेगा, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ भागने की, तो जो बाहर की तरफ भागने की टेंडेंसी है उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो फ्रिक्शन अंदर की तरफ इधर टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखा दिया गया आर, और एक ये हो गया यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये 2 फोर्स यहाँ पर हो गए। पूरे ये जो सिस्टम है, जैसे ये पर्सन और प्लस ये जो बाइसिकल है, तो इस पूरे का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर होगा। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम इस लोकेशन पर मान लें तो एक डाउनवर्ड वेट रहेगा इस पूरे सिस्टम का, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। अब ये 3 फोर्स हो गए। इसके अलावा जब ये सर्कुलर टर्न लेगा तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इसे एक बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, जैसे वो डिस्क वाले केस में बताया गया था। तो जैसे इसे फोर्स जो फील होगा, इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ होती ना,
उसी को जब हमने सेंट्रीफ्यूगल पढ़ाया था तो उसी टेंडेंसी को नाम दे दिया गया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले उसी चीज को हम लोगों ने टेंडेंसी बोल दिया था कि अगर वो सर्कुलर टर्न लेता है तो उसकी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ भागने की। तो यहां पर टेंडेंसी इसकी बाहर की तरफ भागने की होगी और उसी टेंडेंसी को नाम दे दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। उसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। तो ये एक फोर्स यहां पर आया mv²/r और इसी को बोलते हैं टेंडेंसी टू ओवरटर्न। एक बार बहुत पहले सीपीएमटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उसने पूछा था कि अगर स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न सर्कुलर मोशन लेते समय कितने टाइम्स हो जाएगी। तो यहां से क्लियर है, अगर v को आप 2 टाइम्स कर दोगे तो बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमें यहां से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखो कि ये गिरेगा क्यों, अगर ये बिना झुके हुए यहां पर क्रॉस करेगा तो ये गिरेगा क्यों, आप यहां पर समझो। जैसे अगर हम इस P पॉइंट की बात करें तो इस P पॉइंट के अबाउट ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ गिरता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब ये ऐसे टर्न लेगा तो ये गिरेगा बाहर की तरफ। क्यों गिरेगा, आप देखो यहाँ 4 फोर्स हैं, तो चारों फोर्स में ये जो 3 है Fr, R और mg, क्या इनका कोई टॉर्क होगा, होगा या नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो P पॉइंट से पास हो रहा है और जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो P पॉइंट के अबाउट, जैसे हमने एक जगह समझाया था ना कि अगर लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास होने लगे जिसके अबाउट आप टॉर्क निकालना चाह रहे हैं तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है 0 और इसलिए उसका टॉर्क हो जाएगा 0। तो ये 3 का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, बचता है सिर्फ mv²/r। इसका तो 0 नहीं होगा क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है वो यहां से तो नहीं पास होगी। तो अगर हम इसके टॉर्क की बात करें या मोमेंट की बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। परपेंडिकुलर पर हमने फिंगर रखा और फोर्स की तरफ टर्न किया, तो जब टर्न करेंगे तो हमारी फिंगर्स कैसे घूम रही, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना फिंगर्स। तो इसका मतलब इसको एक मूवमेंट यहां पर मिलेगा और वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसी मूवमेंट की वजह से ये बाहर की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग, आप भी उस डायग्राम में, जो पहला डायग्राम है उसमें ऐसे बना लेंगे और लिख लेंगे fall outward due to mv²/r, ठीक है। मतलब आउटवर्ड ये बाहर की तरफ गिरेगा ड्यू टू mv²/r, इसकी वजह से ये बाहर की तरफ गिरेगा जाकर, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर ये झुक जाता है यहां पर तो उस कंडीशन में क्या ऐसा हो जाता है कि ये गिरता नहीं है बल्कि सेफली ये टर्न को क्रॉस कर जाता है। तो आगे देखते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में फोर्स वही रहेंगे जितने थे पहले, वही फोर्सेस यहां पर भी, बस इसने क्या किया, अपने आप को एक साइड में झुका लिया यहां पर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर क्या होगा, अब जरा देखो, P पॉइंट से वही फोर्सेस दिखाए गए, एक तो ये Fr हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया यहां पर, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन। तो ये 2 फोर्स हो गए यहां पर, और इसने अपने आप को झुका लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया इधर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ गया तो अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर mv²/r लगेगा, लेकिन साथ ही साथ जो mg है वो भी तो लगेगा वहीं पर, ये क्या है, mg। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये mg है, अभी ये r और ये जो fr है, ये दोनों अभी भी P पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है, mg P पॉइंट से पास हो रहा है, नहीं, चाहे ऊपर बढ़ाओ चाहे नीचे बढ़ाओ। मतलब सिर्फ क्या हुआ कि अगर ये वर्टिकल से इधर झुक गया तो जो भी ये mg है ये अब P पॉइंट से पास नहीं होगा, और अगर ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन P पॉइंट से पास नहीं होगी तो इसका भी टॉर्क आ जाएगा। पहले इसका टॉर्क 0 हो गया था, लेकिन अब की बार टॉर्क 0 नहीं होगा, और mv²/r तो पहले जैसा है तो उसका तो टॉर्क वैसे भी 0 नहीं होना। तो आप यहां पर देखो, जैसे ये जो डिस्टेंस दिखाई गई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस P पॉइंट की, तो ये डिस्टेंस यहां पर है h के बराबर। तो ये अगर वर्टिकल से कितना झुक जाता है, थीटा एंगल झुक जाता है। तो अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुक गया तो इस h का इधर जो कंपोनेंट होगा वो h cos थीटा, और इधर जो ये कंपोनेंट होगा यहां तक का वो हो जाएगा h sin थीटा। भाई वही ट्रायंगल बन गया।
तो ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एंगल साइड कंपोनेंट वो कॉस और जो सामने का होगा वो इतना पार्ट साइन, तो वही यहां पर है एच साइन थीटा। ठीक है, एच साइन थीटा, बस इतनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एच साइन थीटा है। अब आप देखो ये जो एच कॉस थीटा है वो इस एम वी स्क्वायर बाई आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, एच कॉस थीटा। भाई यहां से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर यही तो आएगा और ये डिस्टेंस है एच कॉस थीटा। और अगर हम इस mg को नीचे ले जाएं तो उस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, एच साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हो गए। अब जरा मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, अब जो इसका मूवमेंट है वो जरा हम लोग चेक करते हैं। जो ये एम वी स्क्वायर बाई आर है उसका मूवमेंट अभी भी वैसे रहेगा, परपेंडिकुलर पर फिंगर रखा ऐसे टर्न किया, यानी कि जो एम वी स्क्वायर बाई आर है उसकी वजह से जो इसको मूवमेंट मिलेगा उसकी वजह से ये बाहर की तरफ गिरना चाहेगा या बाहर की तरफ ये गिराने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा ड्यू टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। लेकिन अब mg का मूवमेंट देखो कैसे जा रहा है। mg के मूवमेंट की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे ये mg है तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन जा, तो हम परपेंडिकुलर पर फिंगर रखेंगे और फोर्स की डायरेक्शन में ही हम फिंगर्स टर्न करते हैं, तो हम ऐसे रखेंगे और नीचे, चूंकि ये mg नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो हम ऐसे ही टर्न करेंगे जैसे टॉर्क में बताया गया था। तो अगर हम ऐसे टर्न कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पर रखकर हमने फिंगर्स को ऐसे टर्न किया तो हमारी फिंगर्स घूम रही एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां पर जो ये mg है mg वो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू mg, ये mg की वजह से हो गया और ये हो गया ड्यू टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जो ये ग्रीन वाला दिखाया है इधर का वो ड्यू टू एम वी स्क्वायर बाई आर ड्यू टू mg। तो आप सोचो कि अब दो टॉर्क आ गए, एक इसको गिराना चाह रहा है कैसे, क्लॉकवाइज में, और एक इसको मूवमेंट दे रहा है किधर, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर इसने ऐसा कुछ ये झुके कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, जितना इधर हो उतना ही इधर टॉर्क हो, तो अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो ना ये बाहर गिरेगा और ना अंदर गिरेगा और ये आराम से सेफली क्रॉस कर जाएगा इस टर्न को। तो समझ में आ गई बात कि अगर ये झुक जाता है एक साइड में तो यहां पर क्या होता है, उस कंडीशन में दो टॉर्क जनरेट हो जाते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, और अगर वो दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो यहां पर ये पर्सन सेफली इस टर्न को क्रॉस कर जाएगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है, टू क्रॉस द टर्न सेफली मूवमेंट ऑफ mg इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ mv स्क्वायर बाय आर। मूवमेंट मतलब वही टॉर्क। तो mg की डिस्टेंस कितनी है, h sin थीटा, और mv स्क्वायर बाय आर की डिस्टेंस कितनी है, h cos थीटा। तो mg को मल्टीप्लाई किया h sin थीटा से, mv स्क्वायर बाय आर को मल्टीप्लाई किया h cos थीटा से, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल ही हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट दे रहे हैं। tan थीटा क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां से अगर आप देखो तो ये m कैंसिल हो जाएगा, ये cos नीचे आएगा, sin अपॉन cos tan थीटा, और h भी कैंसिल यहां से हो जाएगा, तो क्या बचेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। तो फॉर्मूला तो वही है जो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में था, मतलब जितना वहां पर हम लोग ट्रैक में बैंकिंग हमने किया था उतना ही इसे वर्टिकल से इधर झुकना पड़ेगा अगर ये चाह रहा है सेफली क्रॉस करना। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा तो है ही है, उसमें कुछ करना तो है नहीं, बस आप ये जो यहाँ पर बनाया हमने ये जरा एरोज बना लो, नोट कर लिया आपने ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज हमें समझ में आ गई कि अगर ये पर्सन ऐसे यहाँ पर झुका, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि ये हल्का सा झुकता है लेकिन फिर भी ये बाहर की तरफ गिर जाता है, तो उसका रीजन क्या होगा कि अगर ये झुका तो अगर ये बाहर की तरफ गिरा है तो इसका मतलब ये टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाया, और बैलेंस करने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहे होंगे, और इस वजह से ये बाहर की तरफ गिरेगा, क्योंकि ये झुका लेकिन इधर का जो टॉर्क है वो अभी भी ज्यादा था और इधर का जो टॉर्क था वो कम था, क्योंकि वो टॉर्क थीटा पर डिपेंड करेगा ना, h cos थीटा h sin थीटा पर। तो थीटा प्रॉपर जितना यहाँ निकल कर आया उतना ही उसे झुकना पड़ेगा, अदरवाइज वो गिरेगा। तो अगर mv स्क्वायर बाई आर का टॉर्क ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ गिरेगा, और अगर mg का टॉर्क ज्यादा हो गया, मान लिया वो झुका और अंदर की तरफ गिर गया, तो उसका कारण क्या होगा कि mg का टॉर्क ज्यादा हो गया होगा mv स्क्वायर बाई आर से। ठीक है, लेकिन अगर वो एकदम सटीक तरीके से झुके जितना प्रॉपर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आराम से वो सेफली टर्न क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। यहाँ से एक और सबक मिलता है कि जब जिंदगी में रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाए तो थोड़ा झुक जाना चाहिए, मतलब थोड़ा अकड़ कम कर लेनी चाहिए अपनी। इसको
इसको समझ में आ गया पूरी तरह से। नोट कर लिया क्या? यहां पर एक पॉइंट हम लोग और नोट कर लेते हैं। एक केस है जो आईआईटी में भी पूछा गया था और आपके यहाँ एआईपीएमटी में भी पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो मतलब अलग से कोई बनाया नहीं गया था, तो यहीं पर साइड में थोड़ी सी जगह बची होगी तो वहां पर नोट कर लेंगे। जस्ट उसमें एक पॉइंट बस बताना है कि ऐसे आपको दिया जाएगा, बाकी उसका फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे एक कोई रॉड यहाँ पर ले लीजिए, जैसे ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, मतलब ये हॉलो ट्यूब है ग्लास की, और इसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड हमने फिल कर दिया और वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई लिक्विड इसके अंदर फिल कर दिया गया और फिर इसे घुमाया जा रहा है यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसकी जो लेंथ यहाँ पर है वो L के बराबर है और जो इसमें लिक्विड है उसका मास है m, और ये जो लिक्विड है वो है इनकम्प्रेसिबल। मास m और वो है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इसलिए आपको दिया गया क्योंकि अगर वो कंप्रेस होने वाला होगा तो फिर प्रॉब्लम एक आ जाएगी कि ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन आएगी। क्योंकि अगर ये कंप्रेसिबल लिक्विड होगा तो क्या होगा, लिक्विड बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, चूंकि ये कंप्रेस हो सकता है, तो फिर इधर से लिक्विड इधर की तरफ थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, तो इधर की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक तरह से मास पॉइंट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और इधर का कम हो जाएगा। तो उसने पहले बता दिया कि ये इनकम्प्रेसिबल है, मतलब ये यूनिफॉर्म ही रहेगी जो यहाँ पर रॉड है। तो क्वेश्चन ये था कि इस एंड पर कितना फोर्स लगेगा, इस एंड पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज सोचो कि इस एंड पर अगर फोर्स पूछ रहा है तो हम पहले ये देखें कि ये जब लिक्विड है, जैसे वो बकेट वाला केस कराया गया था, बकेट में जो वाटर था वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, तो कितना फोर्स लग रहा था उसके ऊपर, mv स्क्वायर बाई आर, मतलब जितना सेंटीपिटल होता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल होता है, तो उतना ही फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ उसके ऊपर। तो यहां पर भी तो यही होगा कि जितना ये लिक्विड है इसको यहां पर घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी उतना ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा ना, क्योंकि दोनों होते तो बराबर हैं, बस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का है, वही हम टेंडेंसी बोल देते हैं बाहर की तरफ जाने की, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स हमने निकाला था रॉड के लिए उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फील करेगा बाहर की तरफ, और वही फोर्स ये इस एंड पर अप्लाई करेगा। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स एट दिस एंड इस एंड पर जो फोर्स हो जाएगा दैट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। नोट नोट कर लिया। ये सर्कुलर मोशन की कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चंस अभी बाकी रह गए वो करने में। 12 नंबर तक कर लिया था ना, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A rod of length L is pivoted at one of the ends and is made to rotate in a horizontal plane as shown in figure with a constant angular speed. A ball of mass m suspended by a string of length L from the other end of the rod. If the angle made by the string with the vertical is theta, then determine angular speed of, angular speed of ये जो यहाँ पर बॉल दी गई है उसी की एंगुलर स्पीड ऑफ, यानी कि रिवोल्यूशन या रोटेशन कुछ लिखा होगा, छूट गया थोड़ा सा, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। तो आपको एंगुलर स्पीड ओमेगा बताना है, क्या हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखो, पहले ये डायग्राम आप समझ लो कि क्या है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक
इस तरीके से एक रॉड, और यहां पर इसको पिवेट किया गया। पिवेटेड टर्म जैसे एक बार हमने समझाया भी था, जैसे डोर में कब्जे लगे होते हैं तो उसके अबाउट वो घूम सकता है, ठीक है। ऐसे यहां पर इसे ऐसा बनाया गया कि ये रॉड ऐसे वर्टिकल और इसी के साथ में एक और रॉड जोड़ दी गई, ठीक है, इस तरीके से जैसे यहां पर। तो जब हम इसको पकड़कर ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो ये वाली रॉड इसके ऊपर ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। अब जब ये घूमेगी तो यहां से क्या है, जैसे ये ऐसे हो गया, अब ये वाली घूम सकती है, इसमें एक स्ट्रिंग से एक ये बॉल को बांध दिया गया। अब जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो ये जो बॉल होगी इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ भागने की होगी, तो वर्टिकल से एक एंगल पर ये पहुंच जाएगी और फिर एक सर्कल में ये घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहां पर बताना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगी अगर यहां पर इसका एंगल बन रहा है थीटा। तो देखो एकदम क्वेश्चन सिंपल है, कोई बहुत इसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एक तो यहां पर आप दिखा दो टेंशन, ठीक है, टी, और दूसरा यहां पर डाउनवर्ड वेट दिखा दो mg। ऐसे हमने यहां पर दिखा दिया। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने कॉनिकल पेंडुलम में देखा था वही काम आपको करना है, टी के दो कंपोनेंट कर लेने। तो यहां पर जैसे ये इस कंडीशन में रुका है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या होगा, टी कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा, बात क्लियर हो गई। तो अब आप खुद सोचो क्या होगा, टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस कर लेगा mg को, और टी साइन थीटा क्या करेगा, इसको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स दे देगा। तो आप यहां पर देखें कि जैसे ये जब घूमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट, यहां से ऐसे टर्न, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी ना, पूरा ये ऐसे टर्न करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यहां पर बताना है क्या हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशंस बना लेते हैं। हियर टी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब चूंकि ओमेगा निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर, और ये एक इक्वेशन हो गई। और जो टी कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर। दूसरी इक्वेशन, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करते हैं, बताओ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगा, r की वैल्यू l प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगी। जैसे यहां पर आप देखो ये l है और ये कॉस थीटा नहीं साइन थीटा होगा। यहां पर ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है l, तो यहां पर ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा था ना, ये थीटा हुआ। तो अगर हम इधर से देखें या कैसे भी सामने से देख सकते हैं इससे, तो थीटा के सामने का कंपोनेंट पड़ेगा ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी l साइन थीटा होगा, ठीक है, एल साइन थीटा। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो तो ऑलरेडी एल के बराबर है ही। तो जो ये बॉल घूम रही है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही ना, तो सेंटर यहां पर पड़ेगा जाकर। तो जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वही तो रेडियस होती है। तो ये जो आर है वो क्या हो जाएगा, एल प्लस एल साइन थीटा। तो जहां आर है वहां पर हम रख देंगे एल प्लस एल साइन थीटा। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे यहां पर, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई एल 1 प्लस